धोरंटे से निर्दलीय विधायक ने थामा बीजेपी का हाथ। प्रीतम सिंह पवार ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड क्रांति दल से मंत्री भी रह चुके हैं प्रीतम। मनीष सिसोदिया ने दिलाई आपकी सदस्यता। कांग्रेस में कार्य करने का सिस्टम ठीक नहीं। नंदलाल कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से नाराज थे। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। देहरादून मसूरी में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सियासी उठापटक चल रही है उत्तराखंड के अंदर। अब निर्दलीय विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से चुनावी मौसम उत्तराखंड में चल रहा है, चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद अब देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में सियासी उठापटक भी शुरू हो गया है और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धनोल्टी से निर्दलीय विधायक ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है और इसी के साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि प्रीतम सिंह पंवार ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और ये जानकारी इस वक्त की सामने आई है। उत्तराखंड क्रांति दल से मंत्री भी रह चुके हैं प्रीतम सिंह पंवार ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उठापटक इस वक्त देखी जा रही है उत्तराखंड की राजनीति में। उत्तराखंड क्रांति दल से मंत्री रह चुके हैं प्रीतम। बड़ी जानकारी इस वक्त ये निकल के सामने आई है। उत्तराखंड में सियासी उठापटक शुरू हो गया है और जिस तरीके से अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हैं, लेकिन दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब धोरंटी से निर्दलीय विधायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रीतम सिंह पंवार ने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, जो इससे पहले निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से मंत्री रह चुके हैं। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि प्रीतम सिंह पंवार उत्तराखंड क्रांति दल से मंत्री रह चुके हैं और अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले ही धोरंटी से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब बीजेपी के साथ शामिल होकर अगले साल होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जानकारी दीजिएगा कि जिस तरीके से उठापटक चल रही है अब उत्तराखंड की सियासत में, अब नाम सामने आया है कि निर्दलीय विधायक ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है। कितनी महत्वपूर्ण होगा इनका बीजेपी में आना? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो लगातार उठक पटक भी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो वहीं निर्दलीय भी अब पीछे नहीं है, क्योंकि अब जो धनोल्टी से विधायक है प्रीतम सिंह पंवार, वो निर्दलीय विधायक वहां के हैं और वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 2022 के चुनाव के लिए अब तैयारियां पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है, क्योंकि तमाम नेता दल बदल का कार्य भी उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। जी और अब क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं, अगर देखा जाए तो किस ओर हवा का रुख रहने वाला है 2022 में? जिस तरीके से देखा जा रहा है तमाम राजनीतिक दल इस वक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से राजनीतिक दल सभी सक्रिय हो चुके हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार अपने कुनबा बढ़ाने की कोशिश लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है, तमाम नेताओं को जोड़ने की कवायद इसमें चल रही है। तो वहीं बीजेपी भी अब पीछे नहीं रही है, वो भी लगातार पूर्व विधायक और विधायकों को जोड़ने का सिलसिला जारी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो 2022 का चुनाव होगा वो एक बड़ा ही रोचक उत्तराखंड में होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस तो मैदान में है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अब मैदान में उतर चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता भी कह चुके हैं कि 70 विधानसभा को उत्तराखंड में चुनाव लड़ाएंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ऊँट किस तरफ बैठता है, कि आखिर सत्ता किसके हाथ में आती है। हालांकि ये इतिहास उत्तराखंड का रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रोचक चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड का, तो अब
यही होगा कि 2022 में किसको सत्ता हासिल होती है। जी और ये जानकारी भी दीजिएगा धनराज कि जिस तरीके से प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या इनकी कितनी लोकप्रियता आप देखते हैं खासकर युवाओं के बीच? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से प्रीतम सिंह पंवार की बात करें तो जिस तरीके से वो पहले यूकेडी से विधायक रहे हैं, उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी वो रहे हैं, उसके बाद निर्दलीय विधायक वो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता जरूर बनी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से निर्दलीय विधायक जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है कि निर्दलीय विधायक जीत कर आए और वो सरकार में शामिल हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए एक बड़ी ही चुनौती ये भी होगी कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, तो एक बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकप्रियता उनकी है, तो वो काफी लोकप्रियता उत्तराखंड में देखने को मिलती है। क्योंकि धनौल्टी सीट से वो 2 बार विधायक हो चुके हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा इस 2022 के चुनाव में मिलेगा। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में सियासी उठापटक शुरू हो गया है, बीजेपी में दामन थाम लिया है अब यूकेडी के नेता ने। अब इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस के भी एक नेता ने अब आप का दामन थाम लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अभी चुनावी मैदान में उतर गई है उत्तराखंड में और पूरा दमखम लगा रही है। उसी बीच कांग्रेस के सचिव ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। बड़ी जानकारी सामने आई है, कांग्रेस के प्रदेश सचिव नंदलाल ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थामा। मनीष सिसोदिया ने सदस्यता की शपथ दिलाई है और कांग्रेस में कार्य करने का सिस्टम ठीक नहीं है, ये नंदलाल की तरफ से कहा जा रहा है, जो पहले कांग्रेस के प्रदेश सचिव थे और अब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से नाराज थे। ये जानकारी सामने आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, नंदलाल उससे नाराज चल रहे थे और कहीं ना कहीं इसी नाराजगी के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और मनीष सिसोदिया ने आपकी सदस्यता दिलाई है सचिव नंदलाल को। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव रह चुके हैं नंदलाल और कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। परिवर्तन यात्रा के बाद से ही नाराजगी देखी जा रही थी नंदलाल में। अब इन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, यानी उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। अब कांग्रेस की तरफ से भी तमाम नेतागण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब नंदलाल ने आम का दामन थाम लिया है आपका। संचित हमारे साथ जुड़ गया तमाम जानकारी के साथ। संचित, अब जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश सचिव नंदलाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब इससे आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह, वो लगातार कांग्रेस को अपना विरोधी मानने से मना कर रहे थे। जो विधानसभा चुनाव थे उसमें विरोधी मानने से मना कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने एक बयान देते हुए ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है उत्तराखंड की विधानसभा में, तो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। उसी के प्रत्यक्ष में देखिए जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के ही जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के ही नेता जो है वो धीरे धीरे अब आम आदमी पार्टी का हाथ थामते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने हो जाएगी कि एक ही पार्टी के 2 नेता जो पूर्व में कांग्रेस में रहे और अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक ही सीट से जब उनको पार्टी का चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक आम आदमी पार्टी से और एक कांग्रेस पार्टी से, तो ये देखने वाली बात होगी कि कैंडिडेट कौन सी पार्टी का जीतता है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो प्रीतम सिंह का बयान था उसको कहीं ना कहीं जो टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी, तो उसमें भी आप देखिए कि लगातार अब विरोधी उनकी ही पार्टी के विरोधी हो गए और साथ ही साथ अब जो भारतीय जनता पार्टी उनको टक्कर देगी। अब ये जो चुनाव होने वाला है ये कहीं ना कहीं काफी तीखा चुनाव होने वाला है। और ये जानकारी भी दीजिएगा संचित की कहा जा रहा है कि नंदलाल कांग्रेस से नाराज चल रहे थे परिवर्तन यात्रा के दौरान से ही, आखिर क्या वजह रही नाराजगी की? देखिए जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस निकालने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात भी कांग्रेस के अंदर रखने के लिए लोगों को मिल रही थी, जिसमें जो जिस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जिस सीट से पार्टी को चुनाव लड़वाना चाह रही थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी में मतभेद चल रहा था, उनके टिकट को लेकर के मतभेद चल रहा था। हालांकि टिकट की कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक पार्टी फोरम में जब बात जाती है, एक पार्टी की मीटिंग में जब उन्होंने अपनी बात रखी चुनाव लड़ने की, तो उससे पार्टी में आपसी मतभेद को लेकर के उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से ये अभी एक शुरुआत है, चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, धीरे धीरे राजनीति में जिस तरीके से देखा जाता है कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी पार्टी का नेता किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। खुद प्रीतम सिंह ने बयान दिया कि
जो राजनीति होती है, राजनीति में कोई भी दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, चाहे वो उनकी पार्टी का गया हुआ नेता दोबारा वापसी आना चाहे, उसके लिए भी पार्टी के द्वार खुले और वो आला कमान तय करेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, जो आम आदमी पार्टी ने जो मंच उत्तराखंड के अंदर जो एक नए नेताओं को दे दिया, और साथ ही साथ जो नेता दोनों पार्टियों में नाराज रहेंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नाराज रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको जो मंच है वो आम आदमी पार्टी के रूप में मिलेगा। और संचित, पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने कदम रखा है, तो क्या लगता है कि अब नंदलाल के जरिए क्या आम आदमी पार्टी मजबूत रणनीति बना पाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर चुनाव हारती नजर आ रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस भी उत्तराखंड के अंदर चुनाव हारती नजर आ रही है। लेकिन अगर मिथक की बात करें जो उत्तराखंड के अंदर चलता है, तो 5 साल कांग्रेस और 5 साल भारतीय जनता पार्टी का रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी चुनाव में लड़ रही है 70 की 70 विधानसभा सीट में, तो देखने वाली बात होगी तो अब की बार का मैंडेट है वो जनता किसको देती है, क्या वो आम आदमी पार्टी को देगी या वो कांग्रेस पार्टी है, तो भविष्य के घर में है तो निकल लेगी। मैं आपको बता दूं, अगर फिलहाल के सर्वे की बात करें तो फिलहाल के सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर दोबारा बन रही है, और जो मिथक 5 साल का उत्तराखंड के अंदर हमेशा चला है वो तोड़ने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरुआत की कहती हुई आ रही है। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में उठापटक शुरू हो गई है। अब कांग्रेस के नेता ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि 2022 में देखना होगा कि किसका चुनाव जनता करती है, और परिणाम ही बताएंगे कि सत्ता में कौन काबिज होगा। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में तेज बारिश एक बार फिर से होने जा रही है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का सिलसिला जारी है, और इसी बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है राज्य के लिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। देहरादून मंसूरी में जमकर बरसेंगे बादल, ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। और इसी के साथ मानसून की बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में चल रहा है, जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बेहद ही बड़ी हो चली है, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि लोगों के घर तबाह हो रहे हैं और नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते पानी लोगों के घरों तक घुस रहा है। देहरादून मंसूरी में एक बार फिर बादल जमकर बरसने वाले हैं, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। साथ ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है राज्य के लिए। उत्तराखंड में लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम हर संभव मदद को स्थानीय लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में तेज बारिश होने वाली है। खासकर देहरादून और मंसूरी में बादल जमकर बरसने वाले हैं। ये मौसम विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है उत्तराखंड का, क्योंकि लगातार मौसम करवट ले रहा है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा आ गया है। दरअसल भूस्खलन इस वक्त देखा जा रहा है उत्तराखंड में, और मलबा सड़कों तक पहुंच गया है। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लगातार तेज बारिश उत्तराखंड में, अब आपदा प्रबंधन एजेंसियां मलबा हटाने में जुट गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार तैनात है, और बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे इस वक्त बंद हो गया है, क्योंकि भूस्खलन तेज बारिश के बाद देखा जा रहा है, और भूस्खलन के कारण मलबा सड़कों तक पहुंच रहा है। सड़कें इस वक्त कई बंद हो गई हैं, और जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, क्योंकि आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों के लिए खासकर चुनौती हो जाती है, क्योंकि संपर्क टूट जाता है उनका। आपदा प्रबंधन की तरफ से टीमें तैनात है, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है, एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त तैनात है। बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे इस वक्त बंद हो गया है। विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जानकारी दीजिएगा कि मौसम विभाग कह रहा है एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है उत्तराखंड का। इस वक्त मौसम कैसा है? बिल्कुल सोनिका, इस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त के मौसम की हम बात करें तो राजधानी देहरादून में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी जो बारिश है वो रुकी हुई है। इसी के साथ साथ जिस तरीके से देहरादून के साथ मसूरी में जो बारिश के हालात हैं, फिलहाल उसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश मसूरी में देखने को मिल सकती है, राजधानी देहरादून में देखने को मिल सकती है। और फिलहाल बारिश के जो हालात हैं वो मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी जिलों तक
लगातार जो है वो एक तरीके से बने हुए हैं और बारिश लगातार राज्यों में हो रही है। मैदानी इलाकों में रुककर बारिश देखने को मिल रही है, वही पहाड़ी राज्यों में जो बारिश है वो लगातार बिना रुके हो रही है, जिसकी वजह से तमाम जो आपदाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और इस भारी बारिश के चलते यमुनोत्री गंगोत्री जो हाईवे हैं जाने वाले वो बंद हो गए हैं और तमाम जो फिलहाल यात्राएं हैं, चाहे वो चार धाम यात्रा को जाने वाले लोग हैं या फिर अन्य पर्यटक स्थलों पर जाने वाले लोग हैं, वो जाहिर तौर पर प्रभावित हुई हैं। और फिलहाल राज्य के जो मुख्य ये हाईवे कहे जाते हैं वो जाहिर तौर पर बंद चल रहे हैं इस भारी बारिश के चलते। विशाखा, आपने जानकारी दी कि कई हाईवे बंद है, तो कैसे आवागमन हो पा रहा है और लोगों के लिए कितनी चुनौती हो गई है? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए कई जो रास्ते हैं वो वैकल्पिक तैयार किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा, बीआरओ की टीमों के द्वारा, लेकिन अभी जो हालात फिलहाल बने हुए हैं उसको देखते हुए जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं उनकी भी लगातार जो क्षतिग्रस्त होने की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। कई ऐसे पुल हैं जिनके टूटने के बाद तमाम टीमों के न कई वैकल्पिक रास्ते तैयार किए गए ताकि आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन एक समय के बाद 2 से 3 दिन के बाद वो वैकल्पिक मार्ग भी भारी बारिश के चलते, नदियों में उफान के चलते बह गए। तो कहीं ना कहीं फिलहाल आवागमन को लेकर प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लगातार जो हाईवे है वो खोले जाए, मलबा हटाया जाए पहाड़ों से, जो पहाड़ों का मलबा दरकने से सड़कें बंद हैं उसको हटाया जाए, लेकिन क्योंकि लगातार फिलहाल राज्य में आपदाएं जारी हैं और जो फिलहाल जो स्थिति है उसको लेकर प्रशासन मशक्कत कर रहा है, जिस वजह से जो तमाम रास्ते हैं, हाईवे हैं वो अभी बंद चल रहे हैं। खासतौर से जो पहाड़ी जिलों को मैदानी जिलों से जुड़ने वाले जो रास्ते हैं उनमें फिलहाल जो भारी क्षति है वो देखी जा रही है। विशाखा, जिस तरीके से इस वक्त माहौल उत्तराखंड में बना हुआ है, स्थानीय लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि एक डर उनके मन में देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें निकलकर तमाम आपदाओं से सामने आ रही है जाहिर तौर पर वो डराने वाली हैं। और जो लोग जगहों के पास रहते हैं या जिनके जिले और कस्बे ऐसी जगह के पास है, जाहिर तौर पर उनके मनों में डर भी है। और जब मौसम विभाग के द्वारा तमाम चेतावनी ऐसी जगहों को लेकर, खासकर पहाड़ी जिलों में ऐसी कई जगह है, पहाड़ी जिले कई जिले हैं जहाँ पर मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि यहाँ पर भारी बारिश के चलते आकाशीय बिजली गिर सकती है, भूस्खलन होने की संभावना है, बादल फटने की संभावना है। तो ऐसी जो खबरें हैं, ऐसी चेतावनियों के बीच जाहिर तौर पर जो स्थानीय लोग वहाँ के होते हैं तो उनमें डर का जो माहौल है वो भी होता है। और जिस तरीके से जो जहाँ पर डेंजर की स्थिति है वहां से लोगों को निकाला भी प्रशासन के द्वारा जाहिर तौर पर जाता है। और तमाम जो चीजें हैं फिलहाल वो यह राज्य में भारी मानसूनी बारिश के चलते देखने को मिल रही है। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई। उत्तराखंड का मौसम कैसा है और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया विशाखा, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है और जिस तरीके से तेज बारिश का दौर चल रहा है, भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन के बाद देखा जा रहा है तबाही। उत्तराखंड में लोगों के मन में एक डर है, जिस तरीके से विशाखा ने जानकारी दी, लोगों में डर भी है, क्योंकि अगर बात करें केदारनाथ हादसे की तो उस वक्त भी देखा गया था ऐसा ही माहौल और लोगों में एक डर उस समय को लेकर अभी बना हुआ है। चलिए आगे रुक करते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट सामने आया है। 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से 12 नए संक्रमित मिले हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक्टिव केस की संख्या 349 पहुंच गई है। ये 24 घंटे के आंकड़े इस वक्त आपके सामने। लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है सरकार और कहा जा रहा है कि लोग कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें। तीसरी लहर के लिए सरकार तैयारी भी कर रही है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर की गई है। और इसी बीच 24 घंटे में 12 नए संक्रमित और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि मौत होने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है उत्तराखंड में। बीते महीने देखा गया था मौत का सिलसिला थम गया था, लेकिन एक बार फिर से लोगों की मौत होने लगी है और सरकार ऐसे देखते हुए लोगों से मास्क लगा के रखने की अपील कर रही है। और जब आप घर से बाहर निकले तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों की तरफ से तीसरी लहर की आशंका भी जाहिर कर दी गई है और खासकर कहा गया है कि बच्चों पर इसका असर देखा जा सकता है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार स्वास्थ्य विभाग को एक्टिव किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है और टीकाकरण के अभियान को भी तेज कर दिया गया है, जिसके लिए टीकाकरण केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी गई है। लेकिन मामले एक बार फिर से उत्तराखंड में देखे जा रहे हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे सीनियर साथी धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, जानकारी दीजिएगा उत्तराखंड में कोरोना से क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि जानकारी ये सामने आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है 24 घंटे में।
बिल्कुल भूमिका देते कोरोना का चल रहा है। अभी भी उसमें बहुत ज्यादा उल्लेखनीय कमी नहीं दर्ज की जा रही है, लेकिन पहले की तुलना में जहां 24 घंटे में 33 संक्रमण मिल रहा था, वो अब 24 घंटे में 12 पे आ गया है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो मशीनरी है, जो आम आदमी है, उसकी जागरूकता और उसकी मेहनत का ये फल कह सकते हैं। क्योंकि संक्रमण दर जो है जब कम होती है तो निश्चित रूप से उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, और चाहे जन जागरूकता हो या फिर प्रशासनिक मशीनरी की सतर्कता हो। आपने देखा होगा कि लगातार हम आपको खबरें भी देते रहते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को चेताया कि इस मामले में कोई कोताही न बरती जाए, और जो सीमा पे चेक पोस्ट है वहां पे किस तरह से चेकिंग शुरू की गई। RT-PCR रिपोर्ट आज भी उत्तराखंड आने के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से देखें तो जो सतर्कता का लेवल है उसको सरकार ने बरकरार रखा है, जिसके चलते अब जो संक्रमण है वो थोड़ा कम हो रहा है। एक व्यक्ति की मौत जरूर हुई है, लेकिन जहां पहले बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग मौत की चपेट में आ रहे थे, तो उनका उस लिहाज से ये कोई उल्लेखनीय घटना नहीं कही जा सकती। लेकिन फिर भी तीसरी लहर को देखते हुए सरकार के लिए एक संकेत है, और सरकार की जो मशीनरी है लगातार अपना होमवर्क कर रही है। सरकार ने इसीलिए शायद बड़ी संख्या में ट्रांसफर भी किए, एक तरह से पूरे प्रशासन की ओवरहॉलिंग भी कर दी है, और तीसरी लहर को लेकर के जो उनकी तैयारियां हैं लगातार सरकार दावा कर रही है कि मुकम्मल की जा चुकी हैं और संक्रमण को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। 2 जिले जहां कोरोना से मुक्त हो गए हैं 13 जिलों में से, वहीं टिहरी जिले का 100% टीकाकरण भी हो चुका है। जो बाकी 12 जिले हैं वहां भी सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द यानी दिसंबर के पहले तक संपूर्ण प्रदेश को टीका की जो एक तरह का कवच होता है वो पहना दिया जाएगा, यानी टीका का जो 100% का लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया जाएगा। सोनिका, तो धीरेन्द्र, कोरोना की तैयारी तो की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन एक चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए ये भी कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में मौसम बीमारियां भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए इस मौसम में जो स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ा सदर्द होता है वह डेंगू की बीमारी है। और डेंगू आपको बता दें कि कोरोना से कम खतरनाक नहीं है। अगर उसके मौत की संख्या, उसके संक्रमण की संख्या आप कंपेयर करें तो वो कोरोना के आसपास पहुंचती है। तो इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग पे इस मौसम में लगातार दबाव रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश का पानी जमा होता है, घरों में पानी जमा होता है, उसकी वजह से उसके जो डेंगू मच्छर के लार्वा वहां विकसित होते हैं और उसकी वजह से डेंगू बीमारी का प्रसार होता है। तो उसको लेकर के सरकार से एक दबाव है, लेकिन उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है। और इस बार की बात करें, अभी तक डेंगू का कोई संक्रमण कोई गंभीर रूप से नहीं फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि न केवल मुख्यमंत्री के स्तर पर बल्कि जिला इकाइयों के स्तर पर भी इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है कि पानी को एकत्र न होने दिया जाए और किस तरह से डेंगू का बचाव करे। उनका तो इस तरह से दबाव तो जरूर है मौसमी बीमारियों का, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिखाई देती है। धीरेन्द्र, वैक्सीनेशन का भी जिक्र करिएगा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है और कहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि प्रतिदिन 40 से 50 हजार लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया जाएगा। बीच में तुमको बताऊं कि जो वैक्सीन की इसकी कमी थी, लेकिन अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक तीनों वैक्सीन राज्य में उपलब्ध हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि अब प्रदेश में कहीं भी स्लॉट बुकिंग की जरूरत नहीं है, यानी इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है सरकार ने। लोगों को वहां अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है और वहां पे अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराना है और वैक्सीनेशन कराना है। वो चाहे पहली डोज के लिए और दूसरी डोज के लिए तो कभी दिक्कत ही नहीं थी। तो इसलिए देखें कि जो वैक्सीनेशन का अभियान है वो भी अपनी गति से बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे रुक करते हैं। एक जानकारी सामने आ रही है कि टोक्यो पैरालंपिक के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को उत्तराखंड सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया गया, और पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपए की धनराशि और एक राजपरित्र सरकारी नौकरी प्रदान करेगी उत्तराखंड सरकार। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने वाली प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को भी पुरस्कार स्वरूप 5 लाख की धनराशि प्रदान की जाएगी। ये प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। दरअसल बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर प्रदेश सरकार पुरस्कार देने जा रही है। 50 लाख रुपए की धनराशि के साथ उन्हें एक राजपरित्र सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, और इसी के साथ ऐतिहासिक हैट्रिक लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी की टीम वंदना कटारिया को भी धनराशि देकर के पुरस्कृत किया जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।